चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। ये सफर है प्राचीन भारत का, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की जगीनी से। वो अपने गांव के मेले में घूम रही है और सोच रही है कि आखिर ये सारी चमक दमक वाली चीजें, ये रंगीन कपड़े, ये शानदार बर्तन, ये आते कहाँ से हैं। और जानते हैं, उसका ये छोटा सा सवाल ही हमारी आज की पूरी बातचीत की वजह है। तो चलिए जिगनी के इसी सवाल से शुरू करते हैं, लेकिन इसे थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। ये कहानी सिर्फ बर्तनों और खिलौनों की नहीं है, बल्कि उन बड़े बड़े विचारों और विश्वासों की भी है जिन्होंने हजारों मील का सफर तय किया। तो आइए इस यात्रा का पहला पड़ाव शुरू करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं समंदर के रास्ते और बात करते हैं एक ऐसे मसाले की जिसने न सिर्फ दुनिया जोड़ी बल्कि बेशुमार दौलत भी बनाई। जी हाँ, ये मसाला था काली मिर्च। रोमन साम्राज्य में तो इसे काला सोना कहते थे। और इसका क्रेज ऐसा था कि रोम से जहाज भर भर कर सोना दक्षिण भारत पहुंचता था। इसी व्यापार ने इस पूरे इलाके को बेहद अमीर बना दिया था। जरा इस प्राचीन संगम कविता पर गौर कीजिए। ये हमें उस दौर के व्यापार की एक जबरदस्त तस्वीर दिखाती है। सोचिए, पुहार जैसे बंदरगाह पर घोड़े, सोना, मोती, मसाले, दुनिया भर का सामान एक जगह इकट्ठा हो रहा था। मतलब ये किसी आज के ग्लोबल मार्केटप्लेस से कम नहीं था। और इस पूरे फायदे वाले व्यापार को कंट्रोल कौन कर रहा था? ये थे दक्षिण के 3 ताकतवर राज परिवार, चोल, चेर और पांड्या। संगम साहित्य में इन्हें एक साथ मूवेंदार कहा गया है। उस जमाने का सीधा सा हिसाब था, जिसका समंदर पर कब्जा, असली ताकत उसी की। अच्छा, तो समंदर की कहानी तो हमने देख ली। अब जमीन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं इतिहास के सबसे मशहूर रास्ते की, जो सिर्फ एक सड़क नहीं थी, बल्कि 2 अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने वाला एक पुल था। हाँ, कहानी में बड़ा मोड़ आता है। जहां समुद्री रास्ते दक्षिण भारत को मालामाल कर रहे थे, वहीं एक जमीनी रास्ता था जो पूरब और पश्चिम को एक दूसरे के करीब ला रहा था। और इस रास्ते की सबसे बड़ी वजह था रेशम। सोचिए, चीन ने हजारों साल तक इसे बनाने का तरीका दुनिया से छिपा कर रखा। लेकिन जब ये राज खुला और रेशम रोम पहुंचा, तो वहां के अमीर लोग तो मानो इसके दीवाने हो गए। और इसी दीवानगी से जन्म हुआ उस मशहूर रास्ते का, जिसे हम सिल्क रूट कहते हैं। पर यह कोई आसान सैर सपाटा बिल्कुल नहीं था। व्यापारियों को जानलेवा पहाड़ों और मीलों फैले रेगिस्तानों से गुजरना पड़ता था। और यही वजह थी कि हजारों मील का सफर करके जब रेशम रोम पहुंचता था ना, तो उसकी कीमत सोने से भी ज्यादा होती थी। अब जाहिर सी बात है, इतने कीमती सामान को रास्ते में सुरक्षा तो चाहिए ही थी। और यहीं से व्यापारियों और उन इलाकों के राजाओं के बीच एक बड़ा दिलचस्प रिश्ता बना। देखिए, सौदा बड़ा सिंपल था। व्यापारी लोग राजाओं को टैक्स देते, कुछ कीमती तोहफे देते, और बदले में राजा उनके काफलों को लुटेरों से बचाते थे। मतलब दोनों का फायदा। और इस पूरे खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन थे? वो थे कुषाण। उन्होंने मध्य एशिया से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक सिल्क रूट के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया था, और इससे उन्हें बेहिसाब दौलत और ताकत मिली। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ रेशम और सोने की नहीं है, क्योंकि अब इन रास्तों पर एक ऐसी चीज चलने लगी जो रेशम से भी कहीं ज्यादा कीमती थी। वो थे विचार। व्यापारियों के साथ साथ बौद्ध भिक्षु भी तो सफर कर रहे थे, और इन्हीं रास्तों से बौद्ध धर्म की एक नई शाखा, जिसे महायान कहते हैं, पूरे एशिया में फैल गई। खासतौर पर कुषाण राजा कनिष्क के समय में इसे बहुत बढ़ावा मिला। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। पहले बुद्ध को सिर्फ संकेतों से दिखाया जाता था, जैसे पीपल का पेड़। लेकिन महायान परंपरा ने पहली बार बुद्ध की मूर्तियां बनाई, उन्हें इंसानी रूप दिया, जैसा कि मथुरा में मिली इस शानदार मूर्ति में हम देख सकते हैं। महायान के साथ एक और बहुत ही खूबसूरत सोच सामने आई, बोधिसत्व की। ये वो लोग थे जिन्हें ज्ञान तो मिल चुका था, पर उन्होंने मोक्ष को ठुकरा दिया। क्यों? ताकि वो दुनिया में रहकर दूसरों की मदद कर सकें, उनके दुख दूर कर सकें। करुणा का ये विचार लोगों को इतना पसंद आया कि बोधिसत्वों की पूजा बहुत लोकप्रिय हो गई। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका मकसद दौलत कमाना नहीं था। वो इन जानलेवा रास्तों पर निकले थे ज्ञान की तलाश में, अपनी आस्था के लिए। ये थे तीर्थयात्री। इनमें सबसे मशहूर थे चीन से आए बौद्ध तीर्थयात्री, जैसे फाशियन, श्वेनसांग और ईत्सिंग।
इन सब ने हजारों मील का सफर किया ताकि वो बुद्ध की धरती भारत आ सकें और यहाँ से पवित्र ग्रंथ अपने साथ ले जा सकें। और ये सफर कितना मुश्किल था, इसका अंदाज आपको फाशियन के इन शब्दों से लगेगा। सोचकर देखिए, 13 दिन समंदर के बीच एक भयंकर तूफान में फंसे हुए, ये भी नहीं पता कि जाना किस तरफ है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा थी। तो जब xuanzang जैसे यात्री भारत पहुंचे तो वो नालंदा जैसी जगहों पर गए, और नालंदा कोई मामूली जगह नहीं थी। xuanzang बताते हैं कि वहां दाखिला लेना ही इतना मुश्किल था कि यूनिवर्सिटी के गेटकीपर ही आने वालों से इतने कठिन सवाल पूछ लेते थे कि 10 में से 7-8 लोग तो जवाब ही नहीं दे पाते थे। अच्छा, एक तरफ तो बौद्ध धर्म दुनिया में फैल रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त भारत के अंदर भी एक बड़ी आध्यात्मिक हलचल हो रही थी, एक नई लहर उठ रही थी, भक्ति की लहर। इस आंदोलन ने पूजा पाठ का तरीका ही बदल दिया। अब जोर बड़े बड़े यज्ञों पर नहीं था, बल्कि अपने किसी एक देवता, शिव, विष्णु या दुर्गा के प्रति सीधे सच्चे प्रेम और समर्पण पर था। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या थी? भक्ति का ये रास्ता हर किसी के लिए खुला था। इसमें कोई जाति या अमीरी गरीबी का भेद नहीं था। तो हमने देखा कि कैसे हजारों साल पहले के ये रास्ते ये सिर्फ सामान ढोने के रास्ते नहीं थे। इन पर विचार चलते थे, धर्म चलते थे, पूरी संस्कृति एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। और ये हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज जब हम सब इंटरनेट से, हवाई जहाज़ों से जुड़े हैं, तो हमारे इन आज के रास्तों पर क्या सफ़र कर रहा है? ये एक सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।